सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी के कोट के साथ। महात्मा गांधी जी कहते हैं द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरी वंस नीड बट नॉट एवरी वंस ग्रीड। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोट है महात्मा गांधी जी का बहुत ही सिंपल कोट है, बहुत ही रिलीवेंट कोट है। स्पेशली जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक हो गए, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो गए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो गए, उन सब के लिए जो कोट है एकदम एग्जैक्ट कोट है। यहाँ पे हमारे महात्मा गांधी जी कहना चाहते हैं सिंपल चीज़ कि ह्यूमंस की जो नीड होती है उसको पूर्ति करने के लिए तो हमारे अर्थ के ऊपर जितने मटेरियल है वो पर्याप्त हैं, लेकिन जो ग्रीड होती है, ग्रीड क्या होती है कि हमें आवश्यकता है एक जोड़े कपड़ों की, या कह लीजिए दो जोड़े कपड़ों की, लेकिन हम लेके आ जाते हैं 20। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाए, अलग अलग डिज़ाइन के होने चाहिए, अलग अलग जो है पैटर्न के होने चाहिए, अलग अलग कलर्स के होने चाहिए। तो ये क्या चीज़ है? यही महात्मा गांधी जी यहाँ पे ग्रीड का है कि आवश्यकता से ज़्यादा जो चीज़ें खरीदी जाती हैं या फिर आवश्यकता से ज़्यादा जो चीज़ें ली जाती हैं उसे ही महात्मा गांधी जी ने ग्रीड का है। और इसके लिए हमारा अर्थ जो है वो पर्याप्त नहीं है, इनफ रिसोर्सेज नहीं है ह्यूमंस की ग्रीड के लिए। तो समझ गए होंगे, क्योंकि यही जो ग्रीड है यही प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज का, वेस्ट का, और जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हम फेस करते हैं उन सब चीज़ों का। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये जो कोट है अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा आज का डिस्कशन है वेस्ट मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो है वेस्ट मैनेजमेंट ये क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है और हमारी इकोनॉमी से भी रिलेटेड है। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे, और ये हेल्थ से भी रिलेटेड है। तो काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड है हमारा आज का ये टॉपिक है। और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आई थी इसी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, तो उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। हमारे CAPF के एग्ज़ाम के लिए और एस्से राइटिंग के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। क्या उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। नॉलेज पूल कैसे बढ़ेगा? जब नई नई चीज़ें, नई नई डायमेंशन जो है हमारे माइंड में जाएगी। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी देखो नेचर की एक रीसेंट स्टडी आई है जिसके अंदर नेचर ने बताया है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो प्यारा भारत है, वो पूरे वर्ल्ड में जो है लार्जेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर है। लार्जेस्ट क्या है? प्लास्टिक पॉल्यूटर है। 9.3 मिलियन टन जो प्लास्टिक है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वो हर एवरी ईयर जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा है, 9.3 मिलियन टन। और ये जो 9.3 मिलियन टन है, ये पूरे वर्ल्ड का जो है 20% प्लास्टिक एमिशन है। तो देखो हम जो है, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 20% प्लास्टिक एमिशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है। ये जो प्लास्टिक एमिशन है ये दोनों ही फॉर्म में होता है। एक तो विजिबल वेस्ट होता है, जो कूड़ा हम फेंक देते हैं, प्लास्टिक का रैपर वगैरह आते हैं, वो सारे जो होते हैं विजिबल वेस्ट होता है। दूसरा जो हम ओपन बर्निंग करते हैं प्लास्टिक्स की, वो होता है। तो ये दोनों ही चीज़ों से प्लास्टिक एमिशन होता है। और अगर ऑफिशियल डेटा की बात करें तो हमारे इंडिया का ऑफिशियल डेटा कहता है कि हमारे यहाँ पे पर पर्सन 0.12 किलोग्राम जो है प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है हर एक ह्यूमन पर डे। तो देखो हमारी पॉपुलेशन जो है 2011 के सेंसस 121 करोड़ है। अब देखो इसके हिसाब से इसको इंटू कर लो तो कितना प्लास्टिक जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो प्लास्टिक है, देखो ये जो प्लास्टिक है, एक चीज़ और यहाँ पे है कि हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम और क्या है कि हम जो है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह सोफिस्टिकेटेड जो है वेस्ट कलेक्शन नहीं करते, वेस्ट डंपिंग भी नहीं करते। इसीलिए जो है हमारे रोड्स वगैरह, हमारी गली वगैरह, नालियाँ वगैरह जो है वो प्लास्टिक से भरी रहती हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बता रखा है कि हम जो है ओपन जो वेस्ट डंप करते हैं कि बर्गर खाया और बर्गर का जो रैपर था उसको रोड पे फेंक दिया, सामान खरीद के लाए, रैपर जो था रोड पे फेंक दिया, आइसक्रीम खाई और जो वो सारी चीज़ थी वो रोड पे फेंक दी। तो ये जो ओपन डंपिंग है ये 10 टाइम ज़्यादा है जो हम प्रॉपर तरीके से जो कूड़ेदान में फेंकते हैं और फिर वो लैंडफिल में जाता है उनसे। तो देखो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो बता रही है, एक चीज़ की तरफ और इशारा कर रही है, ये आगे भी आएगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट डेटा लेके आ रही है वो अंडर रिपोर्टेड है एक तरह से। क्यों? क्योंकि जो रोड पे फेंका गया प्लास्टिक है वो तो काउंट ही नहीं कर रही है, वो तो सिर्फ वो काउंट कर रही है जो कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, और यही एक मेन इशू है। मेन इशू क्या है? ये देखो मेन इशू है हमारा डेटा का और इंफ्रास्ट्रक्चर का अंडर रिपोर्टिंग है हमारा डेटा। जैसे यहाँ पे भी समझ आ गया कि हम ओपन में जो वेस्ट फेंकते हैं वो 10 गुना ज़्यादा है कंपैरेटिवली जो हम घर के अंदर जो डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं, प्रॉपर तरीके से जो है कलेक्ट होता है, उससे कह रहे हैं। देखो इंडिया का क्लेम क्या है कि 90% जो हमारा वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, वो कहीं ना कहीं कलेक्ट हो जाता है। बहुत बड़ा क्लेम है कि 90% जो वेस्ट है वो कलेक्ट हो जाता है। तो फिर रोडों पे प्लास्टिक आ कहाँ से रहा है जब वो कलेक्ट हो जाता है? तो यही यहाँ पे बता रखा है कि ये जो है रॉन्ग है। ठीक है, रूरल एरिया हो गया या फिर इनफॉर्मल रिसाइकलर्स हो गए जो कूड़े बिनने वाले होते हैं, आप देखते हैं प्लास्टिक की बोतल बिनते रहते हैं या पन्नियाँ वगैरह बिनते रहते हैं, या फिर जो वेस्ट बर्निंग जो रोड के किनारे बैठ के जो है आग जलाते रहते हैं पन्नियों की,
वो तो इस डेटा के अंदर इंक्लूड ही नहीं होता, ये यहाँ पे बता रखा है। तो फिर 90% 95% का दावा कैसे कर सकती है गवर्नमेंट, ये यहाँ पे बता रखा है। वेस्ट का जो डेटा है कौन लेके आता है, हमारी म्यूनसिपल बॉडीज़ लेके आती है, ठीक है। म्यूनसिपल बॉडीज़ वही सारे जो हमारी म्यूनसिपल हो गए, ये MCD वाले हो गए दिल्ली के अंदर, यही लोग डेटा लेके आते हैं। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करते कि ये डेटा जो है कैलकुलेट कैसे करा है, ना ही कोई साइंटिफिक ऑडिट होता है इस चीज़ का कि जो कोई मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं उन सब चीज़ों का। और आपको पता है कि ये सारी चीज़ अंडर ही रिपोर्टिंग रहती है, यही यहाँ पे जो मेन इशू है डेटा का वो बता रखा है। और इससे जो है हमारे प्लेन्स ही नहीं, इससे जो है हमारे सिटीज़ ही नहीं, हमारा हिमालयन रीजन भी जो है वो सफ़र करता है। द हिंदू की ही रिपोर्ट थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर। माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी जो है हमने प्लास्टिक का जो है पहाड़ देखा, प्लास्टिक का जो डंप हो रहा था, क्योंकि टूरिस्ट जा रहे थे वहाँ पे जाके जो प्लास्टिक की वो सारी चीज़ें थी वो वहीं डंप करके आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे हिमालयन रीजन को, या कह लीजिए हमारा जो एकदम वर्जिन जो वेजिटेशन है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, क्योंकि वो जो रीजन है वो एकदम वर्जिन रीजन है। यही यहाँ पे बता रखा है कि ये जो प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस है इससे हमारा जो हिमालयन रीजन है वो भी अछूता नहीं है, वो भी सफ़र कर रहा है। और कोई क्लियर जो है डेटा एग्जिस्ट नहीं है कि भाई कितना जो वेस्ट है वो डंप होता है, कितना जो है कलेक्ट होता है, क्या कैपेसिटी है, वो सारी चीज़ें। तो देखो प्रॉपर प्लानिंग में जो है प्रॉब्लम आती है। और मैंने कल परसों जो है एडिटोरियल डिस्कस करा था, उसमें बताया भी था कि हमारे यहाँ पे इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम है उसका एक मेन रीज़न क्या है, हम डेटा कलेक्ट नहीं करते प्रॉपर तरीके से। वो किसी भी चीज़ का हो डेटा कलेक्ट नहीं करते, यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वेस्ट का भी जो है हम प्रॉपर तरीके से जो है डेटा कलेक्ट नहीं करते। और जब कलेक्ट नहीं करेंगे तो जो टेलर मेड जो हमें पॉलिसीज़ बनानी है, टारगेटेड पॉलिसीज़ बनानी है, तो बनाएंगे कैसे, यही मेन इशू आता है। तो देखो हमने जो है इशू तो समझ लिया कि क्या इशू है, कि प्लास्टिक वेस्ट जो है उससे एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, टूरिस्ट भी कर रहे हैं, हिमालयन रीजन को भी कर रहे हैं। तो करने की क्या ज़रूरत है, करने की सिंपल ज़रूरत है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अब देखो रूरल एरियाज़ के अंदर हमें लगता है कि जो रूरल एरियाज़ है वो बहुत साफ़ सुथरा है, लेकिन रूरल एरियाज़ के अंदर ये जो वेस्ट का जो काम होता है पंचायती राज करते हैं, लेकिन ये भी प्रॉपर तरीके से ट्रैक नहीं करते सारी चीज़ों को, ठीक है। अब हमें ऐसा टाइम आ गया है कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को अगर बेहतर बनाना है तो हमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो क्या चीज़ें होती हैं, देखो हमें 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगी। इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जो है सोर्स सेग्रीगेशन नहीं करते, सोर्स सेग्रीगेशन नहीं करते, मतलब क्या, गीला सूखा और गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो है अलग अलग नहीं करते। मेन प्रॉब्लम क्या है, ये है। अब देखो जब ये सोर्स सेग्रीगेशन नहीं होता तो ये क्या होता है, मिक्स्ड जो वेस्ट है ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है हमारा डंपिंग ग्राउंड में, ठीक है, डंपिंग में जाता है। अब डंपिंग में जाने के बाद इसका क्या होता है, इसको वो लैंडफिल में डाल देते हैं, ठीक है, लैंडफिल में डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं किया है, क्योंकि इस वेस्ट के अंदर से 2 चीज़ें निकल सकती है। ये जो है इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर होता है एक सूखा कूड़ा जो है बर्निंग वेस्ट, ठीक है। इस बर्निंग वेस्ट से जो हमारी गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इंडिया के अंदर कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर जो है 3 जो है वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये बर्निंग करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। दूसरा जो हमारा गीला कूड़ा हो गया उससे कंपोस्ट बनाती है, ठीक है, कंपोस्ट बनाती है, खाद बनाती है, तो इससे भी इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ मिल जाती है तो ना तो खाद बन पाती है, ना ही जो है बर्निंग प्रॉपर तरीके से हो पाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमें मेन होती है। अब इसके लिए करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये जो सेग्रीगेट कलेक्शन है वो करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट जो है वो कर भी रही है इसके लिए प्रयास। आपको पता है कूड़े की गाड़ी आती है तो यही कहती है गीला कचरा गीले वाले डब्बे में और सूखा कचरा सूखे डब्बे में, ठीक है। लेकिन वो करती बस वही है, लेकिन जो कचरे का डब्बा आता है वो एक ही आता है। ये प्रॉब्लम मेन है हमारे यहाँ। तो कलेक्शन को सबसे पहले बोलने की बात थी, मेन चीज़ है कि हमें कलेक्शन के ऊपर ध्यान देना है सबसे पहले, ठीक है। कलेक्शन हो गया, सेग्रीगेट ये हो गया, उसके बाद रिसाइकलिंग करना है, रिसाइकलिंग के बाद लैंडफिलिंग, वही सारी चीज़ें जो यहाँ पे है वो करने की ज़रूरत है। और यही क्या चीज़ है, यही है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कि वेस्ट आया, वेस्ट को सेग्रीगेट करा, सेग्रीगेट करने के बाद सोर्स सेग्रीगेशन पे ध्यान देना चाहिए, इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड कराना चाहिए, जो नहीं करता उसको पेनलाइज भी करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ करनी चाहिए हमें। और उसके बाद जो है अगर ये सेग्रीगेट हो जाएगा तो सूखा कचरा जो है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, जो गीला है उससे वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा, जो खाद वगैरह है वो बन जाएगी, ठीक है। ये गवर्नमेंट का प्लान है वेस्ट मैनेजमेंट का, लेकिन सोर्स सेग्रीगेशन हो नहीं पाता।
उसकी वजह से क्या होता है, बर्निंग में गीला कूड़ा चला जाता है और वहाँ पे जाके जो है वो जो टॉक्सिक फ्यूम्स है वो निकलते हैं, फिर हेल्थ क्राइसिस आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो हमारा बुराड़ी है, ये बुराड़ी कह रहा हूँ, ये जो ओखला है, वहाँ पे वेस्ट टू बर्निंग वाला प्लांट है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी, द हिंदू के अंदर आई थी कि नियर बाय जो एरिया वाले थे उनके घरों के अंदर जो है कार्बन वो जमा हो गया था, क्योंकि ये सेग्रीगेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा था, तो उस पर्टिकुलर एरिया में हेल्थ इश्यूज जनरेट हो गए थे। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट में भी ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो क्या, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की ज़रूरत है। ये क्या चीज़ है जो प्रॉपर तरीके से करने की ज़रूरत है, वो ये है। बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ही ली है। ये क्या चीज़ होती है, देखो जो पर्टिकुलर कंपनी जो है किसी पर्टिकुलर वेस्ट को जनरेट करे, जैसे पेप्सी वाली कंपनी हो गई, ठीक है, आप फेंटा वगैरह पीते हैं, फेंटा पी के बोतल फेंक देते हैं, तो वो जो फेंटा की कंपनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वेस्ट को कलेक्ट करना। यही है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि प्रोड्यूस तो कर दिया है फेंटा वालों ने प्लास्टिक की बोतल, उसको कलेक्ट कौन करेगा, तो ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि जो कंपनीज़ है वो उनको एक कियोस्क जो है वो डेवलप करने चाहिए, ताकि उनका जो वेस्ट है उसको वो कलेक्ट कर सके, फेंटा की बोतल है उसको कलेक्ट कर सके, उसके लिए इंसेंटिव प्रोवाइड कराने चाहिए, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जैसे कि आपने खरीदी फेंटा की बोतल, मैंने खरीदी, तो हम भी जाके जमा कराएं, उसमें कुछ रिबेट वगैरह मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। और ये हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा रूल है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें होती तो हैं नहीं ग्राउंड पे, ठीक है, कोई इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड नहीं कराता, ट्रेस नहीं हो पाता, प्रॉपर डेटा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी के ऊपर जो है डांट लगाई है हमारी गवर्नमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक रूल ही नहीं है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, क्योंकि देखो इसका इनडायरेक्ट जो है एक्सटर्नलिटीज़ होती है। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है कि इसका इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है वो किसी थर्ड पार्टी को पड़ रहा है। लेट्स से कि अगर कूड़ा डंप हो रहा है आपके घर के आसपास, तो वहाँ पे जो है डेंगू वगैरह जनरेट हो रहे हैं, मलेरिया वगैरह जनरेट हो रहे हैं, वो आपको हेल्थ वाइज इम्पैक्ट कर रहे हैं। कोई वेस्ट को डंप को जला रहा है तो उससे क्या हो रहा है, फ्यूम निकल रहा है, वो आपको अस्थमा कर रहा है। तो इसका जो एक्सटर्नैलिटीज़ है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, इसको रोकने के लिए हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एनवायरमेंटल जो चीज़ है वो सिर्फ लॉ का नाम नहीं है, रूल्स का नाम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ भी है हेल्थ के लिए। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजन आया, ये आया हमारा पॉल्यूशन बाय टेनरीज वेलुरु तमिलनाडु केस के अंदर। ऑर्डर वही रिमेडियल एक्शन के लिए ऑर्डर दिया गया, इसके लिए कमेटी भी बिठाई गई जो चेक करेगी कि सारे ऑर्डर जो है इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे। और गवर्नमेंट को भी जो है वार्न किया है, गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं कि भाई प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हमारे कोर्ट ने करी, इसी बोलते हैं एनफोर्स जस्टिस, कि सारी चीज़ें तो ग्राउंड में थी लेकिन हो नहीं रहा था प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इन्फोर्स जस्टिस करा। तो देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिल रही होगी, दो टॉपिक कोलैबोरेट कर गए, एक हमारा जस्टिस वाला सुप्रीम कोर्ट और एक हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा समझना चाहिए, अगर ऐसे कोई टॉपिक आ जाते हैं तो उनको इसी तरीके से लिखना चाहिए। अब इसके अलावा जो है हमारे रूल्स के अंदर, वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल भी है। ये क्या चीज़ होता है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, कि भाई जो पॉल्यूट कर रहा है उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज़ है, क्योंकि पॉल्यूटर क्या करता है, वही एक्सटर्नैलिटीज़ हार्म करता है पीपल को और एनवायरनमेंट को इनडायरेक्टली। तो गवर्नमेंट को इसके लिए एक फिक्स जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है सेट कर देनी चाहिए, और ऑलरेडी हमारे पास है ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल हमारे एक्ट के अंदर, हमारे रूल्स के अंदर। बस वही है कि जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता रखी है कि पॉल्यूटर जो है अननोन है, जो पॉल्यूटर है अननोन है, तो किसको करनी चाहिए, तो फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि हम जो है स्टेट के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो स्टेट कंपनसेशन देगी अगर जो है पॉल्यूटर अननोन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ आ गया होगा पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या होता है। पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये आपके, कि जो पॉल्यूट कर रहा है उसको पे करना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो है एनवायरनमेंट को जो है प्रोटेक्ट करने की। अगर नहीं करता, पॉल्यूट करता है, तो पे करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, वही सारी चीज़ पॉल्यूटर पे। और पॉल्यूटर नहीं है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ है कि अब हमें इंडिया में डेफिनेटली एक अकाउंटेबिलिटी सेट करने की चीज़ है, कि हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी है, हमारे पास लैंडफिल्स भी हैं, जैसे भलसवा लैंडफिल हो गया, हमारा गाजीपुर लैंडफिल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सारे रूल्स वगैरह हैं, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल भी है, सोर्स एग्रीगेशन भी है, सारी चीज़ें हमारे पास, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन को फॉर्म करना पड़ेगा, और वही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे करा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि चल क्या रहा है, कि सारी चीज़ होते हुए भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। रीज़न सिंपल है कि इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ पे वीक है।
तो गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है बेसिकली, अगर जो है हमें ग्राउंड लेवल पे जो है ये सारी चीज़ें सुधारनी होगी। इसके साथ साथ जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके करिकुलम के अंदर भी जो है सिविक सेंस जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इंडियंस के अंदर थोड़ा सा सिविक सेंस थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए जो है हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, और ये कैसे हम सुधार सकते हैं अपने स्कूल लेवल से। तो यही था हमारा एडिटोरियल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों तो ये पेपर 2 का टॉपिक है, इसको लिखने का ट्राई करो, इसको लिखो और लिख के सबमिट कराओ। सबमिट कहाँ पे करवाओगे? पहले तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, 2 लिंक दे रखे हैं, दोनों को ज्वाइन करो। पहला है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी, दूसरा है हमारा डिस्कशन ग्रुप जहाँ पे आपको अपना पेपर सबमिट करवाना है। तो यही था। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्राइवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। देखो पिगासस का तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इजराइल की कंपनी का ये सॉफ्टवेयर था, जो इजराइल जो थी वो इसको जो है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को ही देती है, किसी ऐसे जो थर्ड पार्टी को नहीं बेचती, जैसे प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं बेचती। तो काफ़ी ज़्यादा ये सुर्खियों में था कि जो है पिगासस का जो यूज़ है ये सर्विलांस के लिए होता है, जजेस के लिए, जजेस पे सर्विलांस हो रही है, या फिर अपोजिशन पार्टी के लीडर्स पे हो रही है, या फिर जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर सर्विलांस की जा रही है कि जो है रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डाल दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पिगासस को यूज़ करने में कोई कोई जो है बुरी बात नहीं है, कोई गलत नहीं है, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो। और आपको पता है आजकल सिनेरियो क्या चल रहा है इंडिया के अंदर कि हमारे यहाँ पे जो है जैसे पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, तो नेशनल सिक्योरिटी तो प्राइम हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। तो यही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर इसका मिसयूज़ ना हो तो पिगासस को यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो यही था, ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस अगर प्राइवेसी का कभी टॉपिक आ जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही, प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स अगर आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आ जाता है तो कहीं ना कहीं सपोर्टिंग जो थर्ड एक कंक्लूजन देने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आ भी सकता है। चलो नेक्स्ट चलें, ये क्वेश्चन 1 है, इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट चलते हैं हमारा साइबर अटैक। देखो अभी पाकिस्तानियों के साथ हमारी वैसी रिलेशन जो है सही नहीं चल रहे हैं। अब वो जो पाकिस्तानी लोग हैं हमारी इंडिया की वेबसाइट को भी जो है अटैक कर रहे हैं, बॉर्डर पे तो वो करते ही हैं। तो यहाँ पे एक DDoS अटैक हुआ है। हमारी 4 जो आर्मी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, इंडियन एयरफोर्स हो गया, वेलफेयर हाउसिंग हो गया, पब्लिक स्कूल हो गया श्रीनगर में और रानीखेत में, तो इनकी साइट्स को जो है अटैक करा गया है, हमारी वेबसाइट्स को अटैक किया गया है। तो इसे साइबर अटैक कहते हैं। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूज़ तो ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है चीज़ क्या कि मालवेयर क्या होता है, इससे रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइप ऑफ मालवेयर समझ लेंगे। मालवेयर क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? आपका जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, या फिर जो आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड डेटा है उसको फैच करने के लिए, फाइनेंशियल एडवांटेज लेने के लिए। तो यही है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हमारा वायरस आता है। वायरस क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटेड थिंग है, जो अपने साथ को किसी सिस्टम के साथ, किसी फाइल के साथ अटैच कर लेता है। जैसे देखा नहीं है कि फोल्डर को कॉपी करते हैं तो उसके अंदर एक और बन जाता है, उसको जैसे फोल्डर पे फोल्डर बनाते हैं तो और वायरस बढ़ता रहता है। तो वही क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग इसका जो है बिहेवियर होता है वायरस का। ये भी मालवेयर है। हमारा जो ट्रोजन है वो भी मालवेयर है। ट्रोजन क्या चीज़ है? जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसके जैसा जो है बहरूपियापन बना लेता है और हमारे कंप्यूटर के अंदर घुस के हमारा जो डेटा है और हमारा जो अदर चीज़ें हैं उसमें इंटरफेयर करता रहता है। और काफ़ी बार ये ट्रोजन तो हमारे कंप्यूटर में भी आ रखा है, बहुत डेटा चुराते हैं ये लोग। उसके बाद स्पाईवेयर हो गया। स्पाईवेयर डेफिनेटली जो है सीक्रेटली मॉनिटर करने के लिए यूज़ होते हैं। रैंसमवेयर हो गया। रैंसमवेयर क्या होता है कि आपके कंप्यूटर पे, लेट्स से आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके कंप्यूटर को ही हैक कर लेंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद जो है आपसे पैसे मांगेंगे, जैसे वानाक्राई हो गया, पेट्या हो गया, ये हो गया हमारे रैंसमवेयर। उसके बाद एडवेयर हो गए। एडवेयर जो है ऐड दिखाने लग जाएंगे और बोलेंगे पैसे दो, तब हटाएंगे। बोटनेट भी साइबर अटैक है। ये क्या करता है? बोटनेट जो है नेटवर्क्स ऑफ इन्फेक्टिव कंप्यूटर, ठीक है, वो है बोटनेट। हमारा हमने देखा था शायद ये वाला बोटनेट वाला कि जो एक कंप्यूटर जो होता है, काफ़ी सारी जो है रिक्वेस्ट वगैरह जाने लग जाती है हमारे सर्वर के ऊपर, तो सर्वर हमारा पहचान नहीं पाता कि जो है ये क्या चीज़ है, उसे बोटनेट कहते हैं। और यही की सारी चीज़ शायद हमारे साथ भी हुई थी कि बहुत ज़्यादा जो है क्राउड आ गया था एकदम से, उसी वजह से हमारा सिस्टम भी जो है थोड़ा सा हिल गया था। अदर देखें, हमारा अदर साइबर थ्रेट्स हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या चीज़ है? ये सारी चीज़ें बस थोड़ी थोड़ी है। मैलिशियस कोड होते हैं जो डेटाबेस के अंदर डेटा चुराने के लिए यूज़ होते हैं। फिशिंग अटैक हो गया हमारा। फिशिंग अटैक वही कि ईमेल वगैरह, टेक्स्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, फिशिंग अटैक हो गया। मैन इन द मिडल अटैक हो गया। डेटा इंटरप्रिटेशन होता है।
जो आपका डेटा होता है उसको इंटरप्रेटेट करते हैं। जो आपने देखा होगा ना कि जो वाईफाई वगैरह होते हैं, कहते हैं कि जो है जो जिसकी वाईफाई ओपन वाईफाई हो उसमें जो है एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्यों? वहाँ पे मैन इन द मिडल अटैक हो जाता है, आपका डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कि ओवरलोड हो जाता है हमारा सर्वर, वही जो हमारे साथ हुआ था, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ही था शायद, कि आपका जो सर्वर है, जो आपका सिस्टम है पूरा, सर्वर मतलब सिस्टम मान लीजिए, कई लोगों को सर्वर नहीं पता होता, जो आपका सिस्टम है वो ओवरलोड कर देता है उसको, उसकी वजह से वो जो सर्विस होता है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है। और रोमांस स्कैम, ठीक है, फेक ऑनलाइन रिलेशनशिप बना बनू के पैसे वगैरह मांगते हैं, स्पेशली थाईलैंड के लोग, तो उनसे थोड़ा बच के रहना, ठीक है। यही सारी चीज़ें, इनके बस टाइप्स याद कर लेना, कभी पूछ लें कि फ़िशिंग क्या होता है तो बता ना पाओ, ठीक है। यही इसीलिए सारी चीज़ एक साथ ही मैंने आपको दे दी, क्योंकि एक न्यूज़ में भी है, पाकिस्तानियों ने अटैक भी करा है, ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ही तो है, और क्या चीज़ है ये, ठीक है। यही सारी चीज़ तो आपको पता होना चाहिए। तो पता है तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इसको अटैम्प्ट करो कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये इनमें से कौन सी है, ठीक है। अब उसके बाद एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है जो हमारा ऐसे राइटिंग के अंदर यूज़ हो सकता है। अब ये स्टार्टअप से रिलेटेड है। आपको पता ही है हमारी जो गवर्नमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है बहुत कम पैसा खर्च करती है। हमारी जीडीपी का शायद एक 0.65% जो है पैसा खर्च करती है। तो अभी वही स्टैटिस्टिक्स आ रखा था, तो वही देने के लिए कि जस्ट आप जो है अपने नोट्स को अपडेट कर लो, इसके लिए ये था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है हमारे कल के क्वेश्चंस, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कवर्ड अंडर द ज्ञान पोस्ट। हमने देखा था ज्ञान पोस्ट क्या होता है, पोस्ट ऑफिस वालों ने निकाला है कि जो गवर्नमेंट की और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो किताबें हैं वो भेजने के लिए मैगजीन वगैरह नहीं भेजेंगे। तो क्या नहीं है, मैगजीन ही नहीं है, ठीक है, सी आंसर हो गया, सिंपल चीज़ है एकदम। अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सिपरी रिपोर्ट ना, सिपरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2005, विच कंट्री हैड द लार्जेस्ट मिलिट्री बर्डन एज अ शेयर ऑफ जीडीपी। देखो यहाँ पे लार्जेस्ट मिलिट्री बर्डन बोल रहा है, वो है यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। वैसे तो यूएसए था जो एक्सपेंडिचर करता है, लेकिन बर्डन यूक्रेन के ऊपर है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ का इसका आंसर बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा पद्म अवार्ड। हमने देखा था पद्म अवार्ड दिए गए थे बहुत सारे लोगों को। पद्म अवार्ड में 3 हमने देखा था, विभूषण, वो सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। पद्म अवार्ड वाज इनिशिएटेड इन 1954, हाँ यही था। ओरिजिनली 3 क्लास थी, पहला वर्ग हो गया, दूसरा तीसरा हो गया, फिर इसको रिनेम करके विभूषण, भूषण और श्री कर दिया गया 1955 में। सही स्टेटमेंट है, एकदम सही है। अभी 2024 में उस्मान ज़ुज़ुकी को दिया गया, हाँ दिया गया था। एमटी वासुदेव नायर को दिया गया पोस्टुमसली, हाँ दोनों ही सही स्टेटमेंट है, दोनों ही सही स्टेटमेंट है। कल पढ़ाई था हमने, ये तो थोड़ा थोड़ा याद ही रहा होगा कि मैंने बोला भी था कि बस ये विभूषण वाले थोड़े से याद रख लेना, बाकी सारे तो बहुत सारे थे, याद रखने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारा आंसर हो गया सी। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना होता है, दिमाग में रखने से जो है हो जाती है चीज़ें, हमें जस्ट जो है क्लू पहचानना होता है। तो यही था आज के डिस्कशन में मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। कल फिर मिलते हैं।